हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बोला ना, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही अभी क्वेश्चंस करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी उसमें दे रखे, टेंशन नहीं लीजिए। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे। हमारे पास फोटोसिंथेसिस चैप्टर है, वहां कवर होगा। रेस्पिरेशन चैप्टर है, वहां कवर करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सारे नेम कवर करेंगे। ये सब वर्ड आ गया होगा। नोस्टॉक क्या है, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कुछ होंगे, एनाबेना, इकोलाई क्या है, स्पर्जिलस क्या है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 इसके बाद वही करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां सारे नेम आ जाएंगे। बैक्टीरियोफेज क्या है, टीएमवी वायरस क्या है, प्रायोन्स क्या है, ये सारे नाम वहां आ जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना ना, जितना मैंने पढ़ाया उतने ही से क्वेश्चन कीजिए। हमारे पास 38 चैप्टर है, ये कोई नहीं सोचता। बायोलॉजी में तुम्हारे नीट के सिलेबस में 38 चैप्टर है, अभी हमने केवल आधा चैप्टर पढ़ा है। केवल आधा चैप्टर पढ़ा है और इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है, मतलब कुछ कुछ हर चैप्टर का आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। हम लोग जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, सर तो आज ध्यान से देखिए। हम लोगों ने, आप लोग राइबोसोम भी कर लिया होगा। सर आज का सरप्राइज टेस्ट ऑन दी फिजिक्स का होगा। नए नए सारे होंगे, सारे सर वहाँ पर सब्जेक्ट के फिजिक्स होंगे। लिखा हुआ है सर। केवल फिजिक्स लिखा है, वो तो रोजाना एक एक होगा। ऐसे कंफर्म कर लेना, जो भी मैनेजमेंट है उनसे कंफर्म कर लेना कि केवल फिजिक्स का है या चारों पेपर है। तो मेरे में से हो सकता है कि रोजाना एक एक पेपर हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं मालूम। तो कंफर्म कर लेना। चलो चलो, हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं, कोई टेंशन नहीं। एग्जाम तो होते रहेगा यार, अगले 2 साल तक ऐसा चलते रहेगा। तो टेस्ट का डिस्कशन नहीं, बस पढ़ाई का डिस्कशन। ठीक है, तो राइबोसोम आई थिंक सभी को बता ही रखा था, राइबोसोम का क्या क्या फीचर्स थे। आई थिंक सभी लोग याद कर लिया होगा। ठीक है, सेकेंड चीज, जो बच्चे क्लास लाइव नहीं कर रहे हैं उनका रोजाना अटेंडेंस हो रहा है। वो हम लोगों को एक सीट भेजा गया है, उसमें वो चीज फिलअप करना होता है, हाँ, फोटो लेकर के। तो थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे टीचर ने कंप्लेन कर दिया है। हो सकता है किसी का जेन्युइन दिक्कत होगा, मैं तो मानता हूँ किसी का इंटरनेट का दिक्कत है, हो सकता है किसी को मोबाइल बाद में मिलता होगा, घर में मोबाइल की प्रॉब्लम हो, लाइट का इशू हो, अभी फ्लड आ गया, बहुत सारा इशू है। लेकिन आपको लाइव क्लास करना चाहिए, मजबूरी किसी का है तो ठीक है। लेकिन अगर आप जानबूझ करके छोड़ते हो तो बच्चे, ये रिपीट रिपीट होने वाला नहीं है टॉपिक। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में इतने सारे चैप्टर्स हैं और सिंपल सा चैप्टर है, इतने स्लो वे में पढ़ा रहे हैं, क्या फिर से रिपीट करें। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में आई थिंक सभी लोग क्लियर हो गए। वो लेक्चर को आप लोगों ने देख लिया होगा कि सबसे पहली बार किसने ढूंढा था। तो याद है साइंटिस्ट का नाम? जॉर्ज पैलेट। सिंपल सिंपल 5-2 मिनट में बता देता हूं। ये सेल का सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, और ये यूनिवर्सल है। सर यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, इसलिए यूनिवर्सल है। हाँ, एक में 70s होगा, 80s होगा, वो अलग चीज है तो दोनों में। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया होगा कि ये जो बहुत लेट में डिस्कवर्ड हुआ, क्योंकि ये बहुत छोटा था, तो ये 1950 के बाद में डिस्कवर्ड होता है, क्योंकि तब आता है कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके हेल्प से ही डिस्कवर्ड होता है। ठीक है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर नहीं, कोई भी बाहर में मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो इसे हम लोग मेम्ब्रेन लेस कहते हैं। मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है तो इसलिए हम लोग मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल इसे कहते हैं। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल इसे कहते हैं। तो ये बेसिक बातें। एस का मीनिंग आपको याद रखना था सर। 80s जो है, एस का मीनिंग क्या है, या 70s का मीनिंग क्या है। तो आपको रिसर्च नहीं करना है, इसमें रिसर्च नहीं करना है कि इसका मीनिंग क्या है। ये सब जो नोबेल प्राइज जीता है, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया, उसने निकाला है लैब में जाकर ना। तो बस यहाँ पर जानना है कि एस का उन्होंने नाम दिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्वेडबर्ग यूनिट। इसका मतलब बताया स्वेडबर्ग यूनिट ना। सर ये क्या बताता है? ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताता है। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताता है। सर कैसे किया जाता है तुम्हें नहीं करना है, ये लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है, तुम्हें नहीं। जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है। क्योंकि एक सेल जो दिखता नहीं है,
हाँ, उसके अंदर में एक छोटा सा, सबसे छोटा सेल ऑर्गन, उसके अंदर में ना उसके पार्ट 40s 60s, बड़ा मुश्किल है ना। तो आपको बस यही याद आना कि एस का मतलब स्वीडबर्ग यूनिट है, जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल भाषा में अगर तुम्हें जानना है तो 80s के दो पार्ट्स बोले होंगे, एक होगा बच्चा 40s और एक होगा 60s। इनको जोड़ना नहीं होता, ये तो पहले ही बताया, इनको जोड़ना नहीं होता है। अब ऐसे समझो कैसे निकाला गया। आपने एक ट्यूब लिया, आपने एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब के अंदर में आपने इस सब यूनिट को डाल दिया, इस सब यूनिट को आपने डाल दिया, ठीक है, और उसे बच्चा रोटेट किया, घुमा रहे तेजी से। तो जिस यूनिट पे वो सॉलिडिफाई हो जाए, नीचे बैठ करके सॉलिडिफाई हो जाए ना, जिस यूनिट पे हो जाए सॉलिडिफाई यानी सॉलिड बन जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे ये 40 यूनिट पे हुआ तो नाम पड़ा 40s। 40 यूनिट पे हुआ तो 40s नाम दे ना। तो एस क्या है, मतलब कब वो सेडिमेंट किया, सॉलिडिफाई किया। इनडायरेक्टली साइज है, इनडायरेक्टली साइज है, डायरेक्टली नहीं, क्वेश्चन में आएगा डायरेक्टली साइज को बताता है, डेंसिटी को बताता है, बोले नहीं, इनडायरेक्टली साइज है, डायरेक्टली तो वो स्वेडबर्ग यूनिट है या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। अब ये बड़ा वाला पार्ट है, तो जाहिर सी बात है इसे सॉलिडिफाई होने में ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, बड़ा पार्ट है तो इसे 50 यूनिट पे सॉलिडिफाई किया, 50 या 60 यूनिट पे सॉलिडिफाई किया, तो इसका नाम दे दिया गया 60s। जितना भारी होगा उसे ज्यादा टाइम लगेगा, जितना भारी है उतना ज्यादा टाइम लगेगा। बस ऐसा हम लोग प्रैक्टिकल हाई फाई बड़े लैब में हम लोग करते हैं। उन्होंने जोड़ के बता कि दोनों को एक साथ डाल दीजिए, दोनों को एक साथ डाल दीजिए, 40 और 60 दोनों मिल करके 80 पे सॉलिडिफाई करेगा। कब करेगा, जब मशीन में रीडिंग 80 आ जाएगा तब वो सॉलिडिफाई होगा, सेडिमेंट करेगा ना 80 पे, तो नाम दे दिया गया 80s। रिसर्च नहीं करना है, अब रिसर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है उस पर केवल रिसर्च करना है, उसके मीनिंग पे रिसर्च करना है। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, स्वेडबर्ग क्या होता है, पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। एनसीईआरटी में मुश्किल से राइबोसोम बच्चा 6 या 7 लाइन में कवर कर दिया, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस उतना ही आपको जानना है। आपको ये जानना जरूरी है कि 70s कहाँ होगा, 80s कहाँ होगा, ये ज्यादा जरूरी ना। तो आप सभी को मालूम है प्रोकैरियोट्स के अंदर में ये हो गया आपका प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो भी राइबोसोम होंगे वो 70s होंगे, 70s होगा, ठीक है। अब बात आ गई यूकैरियोट्स के अंदर। आप बताइए, आप लोगों ने तो पूरा इस पे रिसर्च करना है, इस पे रिसर्च करना है कि यूकैरियोट्स के अंदर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर में भी राइबोसोम अटैच दिखते हैं। बोलिए ये कैसा है, 80s है। इसके अलावा यहां से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां भी अटैच होंगे, वो 80s होंगे। जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा है, फ्री राइबोसोम, वो भी 80s होगा ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, प्लास्टिड के अंदर है, वो 70s है, वो 70s है। ये तो मैंने कम से कम बच्चा 5 बार जरूर बताया होगा, जब से हमने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया 5 बार जरूर बताया होगा कि हमारे अंदर 80s भी है, 70s भी है। कहां पर 80s है, कहां पर 70s है, क्लियर है। हाँ, तुम्हें नया चीज ये कि तुम्हें ये बताइए कि राइबोसोम का डायमीटर साइज कितना है। नैनोमीटर में कुछ एनसीईआरटी ने दिया, वो बच्चा आपको डेटा याद रखना है। एनसीईआरटी में कोई भी डेटा हो, डायमेंशन हो, साइज हो, वो याद करना होता है, नहीं उसको छोड़ना नहीं है ना। साइंटिस्ट का नाम और ये मतलब एनसीईआरटी का एक एक लाइन याद होना चाहिए। सिंपल मैं बोलूं तो आप एनसीईआरटी का हर लाइन नीट में एक क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। एनसीईआरटी में कोई भी एक लाइन लिखा है, एक वर्ड लिखा है, मान के चलिए कि 2023 में वो नीट के अंदर में वो क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे मान के पढ़ने कि हर लाइन इक्विवेलेंट टू वन क्वेश्चन, तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस डायमेंशन को भी याद रखना है। और कुछ बच्चों ने याद किया भी हो, है कुछ बच्चा, हाँ एक बच्चा तो आंसर दे दिया 50 to 20 नैनोमीटर। तो देखिए, तो आपको याद करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोल दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो बेटर हो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठा कीजिए,
तो ज्यादा मजेदार रहेगा। एनसीईआरटी बुक आई थिंक आप सबने मंगा लिया होगा। अब तो आगे होंगे सभी के पास एनसीईआरटी बुक, क्या अभी भी नहीं मिला कि सर अभी तक तो लॉकडाउन है? नहीं, एनसीईआरटी तो मिल गया होगा, एनसीईआरटी पास में रखिए। चलिए, सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है और बड़े मजेदार भी है। ये न्यूक्लियस अगर जिसने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे के कई चैप्टर्स उसे आसान लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर की डिस्कवरी बताइए। आप सभी को बता रखा है, रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, डेट बताइए आप लोग, बता रखा है। न्यूक्लियस को सबसे पहली बार रॉबर्ट ब्राउन साहब ने देखा था। ठीक है, कब देखा था? 1831। कहां से देखा था, ये भी कोई बता सकता है क्या? हाँ, तो ये रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड प्लांट के रूट में पहली बार देखा था। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस कितना होगा? नंबर, यहां ध्यान सुनना, न्यूक्लियस का नंबर कितना होगा सर? 1 होगा। लेकिन ऐसा कुछ जगह पे एक्सेप्शन भी है। नॉर्मली 1, नॉर्मली जो सेल होगा, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंगस का सेल हो, कोई भी हो, नॉर्मली 1 ही होगा। ये तो सभी को मालूम है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये सेल, ये न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं। जैसे आप पढ़िएगा अगले चैप्टर में पैरामीशियम के बारे में, शायद आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम के बारे में ना। ये इसे कहते हैं हम लोग, चप्पल की तरह दिखता है, स्लीपर एनिमल के लिए ये चप्पल की तरह दिखता है। जो स्लीपर आपने पहना है ना, उसी की तरह दिखता है, और खूब सारे सीलिया वगैरह होते हैं। पढ़िएगा अगले चैप्टर में। उनके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, डाई, 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, 2 न्यूक्लियस होता है। तो नया चीज सीखा। पैरामीशियम बोलेगा नहीं भैया, मेरे पास में 2 न्यूक्लियस दे दो, एक से मैं अपना फंक्शन करूंगा, सेल का अपना फंक्शन करूंगा, और दूसरे से अपना रिप्रोडक्शन करूंगा, दूसरे से अपना रिप्रोडक्शन करूंगा। एक का साइज होगा बड़ा तो नाम देंगे मैक्रो न्यूक्लियस, एक का साइज होगा बड़ा, नाम देंगे मैक्रो न्यूक्लियस, और एक का साइज होगा छोटा, जिसको नाम देंगे माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये थोड़ा नया चीज सीखा ना। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो दिखेगा, ये बताइए कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो बोलेगा पैरामीशियम। कुछ ऐसे भी हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि आप ऐसे सेल के बारे में बता सकते हैं। अब बोलेगा हमने पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं तो कहां से बताते भाई, क्योंकि अलग चैप्टर। अब जब जूलॉजी में पढ़िएगा मसल सेल, आपका जो मसल सेल है उसके अंदर में ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, मसल फाइबर या मसल सेल बोलिए, उसके अंदर में ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे। ये सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस 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 ही होगा, ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे। ये आप जूलॉजी जब पढ़िएगा तो याद आएगा। ठीक है, फिलहाल भूपेंद्र सर से भी पूछ सकते सर ऐसा कौन सा सेल है हमारे अंदर जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। इसके अलावा अब पढ़िएगा बच्चा चैप्टर नंबर 2 स्लाइम मोल्ड्स। मोल्ड्स जहां भी मैं वर्ड यूज करूंगा बायोलॉजी में, मोल्ड्स का मतलब है फंजाई, मोल्ड्स का मतलब फंजाई, स्लाइम का मतलब चिपचिपा, भिंडी, लेडी फिंगर काटा है, चिपचिपा होता है, उसी की तरह कोई ऑर्गेनिज्म है, चिपचिपा होगा ना, फंगस की तरह। तो उसके अंदर में भी ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे, उसके अंदर में भी ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे। आपकी एनसीईआरटी में बना है फिगर, सर कहा? चैप्टर नंबर 2 जब पढ़िएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे एक टॉपिक आएगा स्लाइम मोल्ड्स। फिगर को देखिएगा, ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा आपके बुक में, और उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस बने होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस बनेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। ढूंढिएगा आज ढूंढिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंगस होते हैं, सभी फंगस नहीं, कुछ फंगस होते हैं, सभी फंगस नहीं, उनके अंदर में भी ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे, उस फंगस का नाम है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। फंगस के कई सारे क्लास होते हैं,
उसके एक क्लास का नाम है फाइकोमाइसिटीज, उसके अंदर में भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखा गया है। तो एनसीईआरटी इसी के बारे में बात कर रहा है। क्या बच्चों आप रिकॉल कर सकते हो, बता सकते हो ऐसे कुछ सेल के बारे में जहां न्यूक्लियस एक से ज्यादा है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट है? वो यही के बारे में पूछ रहा है। आज एनसीईआरटी पढ़िएगा न्यूक्लियस में, हाँ, तो आप बोलेगा हाँ सर हमें मालूम है, हमें टीचर ने बता रखा है। हाँ, तो स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, जो एनसीईआरटी बुक है जहां पर न्यूक्लियस लिखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्पेस बचा हुआ होगा, उस स्पेस में इस आंसर को लिख ले, उस स्पेस में इस आंसर को लिख लेगा। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज पूछा गया है। आपको याद हो गया मसल सेल, कुछ फंगस में, स्लाइम मोल्ड्स में ऐसा देखा गया। चलिए आप बताइए, क्या ऐसा कोई सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो? आप बताइए, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है। ऐसे दो सेल का नाम बताइए जो लिविंग है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट है। ये तो बता सकते हो, एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन है। अरे ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। बोलिए, दो ऐसे सेल का नाम बताइए जो लिविंग है लेकिन उनके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो आप बताइए कौन है? एक तो आपका मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी, ये तो मैंने कई बार आपसे डिस्कस कर रखा है, तो अब इसके बारे में बताने का कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरा बताइए प्लांट, बोलो प्लांट के अंदर में ऐसा कौन सा मैच्योर सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा? तो आप सभी को मालूम है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, यहां भी मैच्योरिटी के बाद न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। तो दो याद रखना, ठीक है? तो मेरे में से यहां तक कोई गड़बड़ नहीं करेगा। चलिए अब हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स को जाने, अब हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। सर न्यूक्लियस कैसा दिखता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जाने। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये बच्चा आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये बच्चा दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। आप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे प्लास्टिड है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ठीक है? तो इसी कवरिंग को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चा, ऑटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जनरली बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। दोनों हो सकते हैं, रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैंने तो स्ट्रक्चर में दोनों बनाए थे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। बट जनरली अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा रफ होने के चांसेस ज्यादा है, एनसीईआरटी के फिगर में बना हुआ मिलेगा। ऑटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच स्ट्रक्चर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। कुछ राइबोसोम, कुछ राइबोसोम, कुछ राइबोसोम ऑटर मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं, ऑटर मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं, अभी बताया था। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवाइड करता है तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। फिर से सुनो, ऐसा माना जाता है कि जब सेल डिवाइड करता है तो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। तो रफ क्यों? क्योंकि रफ वाले में भी राइबोसोम मौजूद है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में भी राइबोसोम है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन याद हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। शायद वहां बताता तो समझ में नहीं आता, अब समझ में आ गया कि एक और काम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना। सर क्यों? थोड़ी देर में क्लियर होगा। लेकिन न्यूक्लियस को एक्सचेंज करना है, मटेरियल का एक्सचेंज करना है, तो बीच में गैप भी बनाना पड़ेगा, बीच में गैप भी बनाना पड़ेगा। इस गैप को न्यूक्लियर पोर कहेंगे, इस गैप को न्यूक्लियर पोर कहेंगे। हाँ, तो ये सर क्यों?
मटेरियल का एक्सचेंज करना है, यानी कि यहाँ के मटेरियल बाहर जाए और बाहर का मटेरियल अंदर आए, तो एक्सचेंज करना है, इसलिए क्वेश्चन आया गया नीट में। यहां से बच्चा अंदर में डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए बाहर जाएगा, बाहर में राइबोसोम है ना, राइबोसोम तो बाहर होते हैं न्यूक्लियस से बाहर, वहां प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन अंदर आएगा। तो मुझे बताइए यूनिडायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल? अंदर में डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए को बाहर जाना है, बाहर राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन अंदर आएगा, प्रोटीन की जरूरत न्यूक्लियस को भी है, तो बाई डायरेक्शनल याद रखिए। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियर इनवेलप भी कहेंगे, टेंशन मत लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इनवेलप भी कहेंगे, ठीक है। इसमें दो लेयर है, आउटर बाहर वाला और इनर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग कैरियोथिका भी कहते हैं, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, थीका का मतलब लेयर, तो ये हो गया आउटर कैरियोथिका और ये हो गया इनर कैरियोथिका। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, थीका का मतलब लेयर। अब देखिए सर, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप दिख रहा है सर, ये गैप दिख रहा है, मैं येलो कलर से कर रहा हूं, चलो रेड कलर से करते हैं। सर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर, ये इनर, दोनों के बीच में गैप भी तो है, इस गैप का कुछ नाम है क्या, यानी इसकी बात कर रहा है। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच गैप भी तो दिख रहा है सर, हाँ। इसे एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और एनसीईआरटी ने इसका बच्चा साइज भी मेंशन किया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा तो आपको साइज भी दे रखा है, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, स्पेस है, कितना डायमीटर का है। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा बच्चा, जहां तक मुझे लग रहा है 10 to 50 नैनोमीटर। मुझे भी डेटा जल्दी याद नहीं होता, मैं भी जल्दी भूल जाता हूं कितना डेटा है, ठीक है। तो जहां तक मुझे लग रहा है 10 to 50 नैनोमीटर एनसीईआरटी में मेंशन होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, आउटर इनर, आउटर में राइबोसोम होंगे, हाँ कैसे होंगे, एटीएस, आउटर से अटैच होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जनरली कौन सा, रफ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ भी हो सकते लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस किसे देना है, रफ को। माना जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। तभी तो दोनों में राइबोसोम सिमिलर वाले, बीच बीच में गैप होगा, इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। सर क्यों बच्चा, सब्सटेंस को बाहर भेजना है, अंदर लाना है, दोनों के बीच एक्सचेंज भी तो करना है। तुम्हारे घर में दरवाजा है ना, क्यों है, दरवाजा बंद कर लेते, आराम से अंदर रहते। सर अंदर रहते तो फिर सामान कैसे अंदर आता, अंदर से सामान बाहर कैसे जाता, तो दिक्कत हो जाती ना। सेम कहानी, घर में कचरा बनेगा, बाहर फेंकना है, बाहर से सामान को अंदर लाना है, इसलिए चाहिए। अब अंदर के फ्लूइड को बोलिए क्या नाम देंगे, बोलो। ये न्यूक्लियस का फ्लूइड है, सभी को मालूम है न्यूक्लियस के फ्लूइड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया बच्चा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। सर क्या होगा इसके अंदर में, आप ही बोलिए। प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, पानी होंगे, वाटर होगा, एंजाइम्स होगा, वाटर होंगे, एंजाइम्स होगा, ये मिलनी होंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाएगा, बताइए, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, किसी बच्चे को याद है क्या, इसके अंदर में एक बॉल लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, जो मैंने ऑलरेडी सभी बच्चे को फर्स्ट क्लास में बताया था। कोई बच्चा बता सकता है, चलिए मैसेज कीजिए, हाँ सर बताया तो था लेकिन भूल गए, थप्पड़ लगाएगा।
इसका नाम है बच्चा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। हाँ सर, न्यूक्लियोलस एक ही होगा क्या? पहले काम समझो तो पता चलेगा। साइज सर बढ़ेगा घटेगा भी क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। न्यूक्लियोलस एक्चुअली में बच्चा, न्यूक्लियोलस एक्चुअली में बनाता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो पिछले क्लास में राइबोसोम में आपको बताया था। आरआरएनए बनाते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है ये बच्चा और आरएनए बना रहा है, यहां पर ढेर सारे आरआरएनए। हाँ, और ये इसके पास है बच्चा प्रोटीन। आरआरएनए और क्या है बच्चे लोग? प्रोटीन है। इसी आरआरएनए को प्रोटीन से जोड़ेगा, और यही बच्चा प्रोटीन और आरआरएनए को जोड़ करके 40s सब यूनिट बना देगा, 40s बना देगा, 60s बना देगा। सिंपल कहूं तो न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फैक्ट्री है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फैक्ट्री है। राइबोसोम में 40s है, किसने बनाया? 40s में क्या है? राइबोसोम में 60s है। सर क्या है 60s में? तुम बताओ, पिछले क्लास में क्या बताया था? सर इसके अंदर में होते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और होता है प्रोटीन, और होते हैं प्रोटीन। किसने बनाया आरआरएनए? न्यूक्लियोलस ने। प्रोटीन बाहर से आया, प्रोटीन बाहर से आया, न्यूक्लियोलस आरआरएनए, वहां बाहर से प्रोटीन आ गया, और दोनों को जोड़ करके राइबोसोम का सब यूनिट यानी पार्ट तैयार कर। तो न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फैक्ट्री है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, और राइबोसोम का फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है। अब मुझे बताओ, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सा लाइन, न्यूक्लियोलस का साइज और नंबर वेरी करेगा। न्यूक्लियोलस का नंबर बेटा वेरी कर सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। सर क्यों? लॉजिक है। जिस सेल को फंक्शन ज्यादा करना है, लॉजिक समझो, जिस सेल को फंक्शन ज्यादा करना है, काम ज्यादा करना है, फंक्शन ज्यादा करना है, तो फंक्शन ज्यादा करना है तो उसे प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए, उसे बच्चा प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए। और अगर प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम भी ज्यादा चाहिए, राइबोसोम भी ज्यादा चाहिए। और अगर राइबोसोम ज्यादा चाहिए तो राइबोसोम को बनाने वाला न्यूक्लियोलस भी ज्यादा चाहिए, इसलिए उसके अंदर में न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएंगे। इसलिए न्यूक्लियोलस का नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, वेरी करेगा बच्चा, वेरी करेगा। इसलिए एनसीईआरटी ने कितना अच्छा सा लाइन लिखा है बच्चा, न्यूक्लियोलाई। अगर सिंगुलर है तो न्यूक्लियोलस, और एक से ज्यादा है तो न्यूक्लियोलाई कहलाएगा, क्योंकि सेल को ज्यादा काम करना है। तुम्हें पढ़ाई ज्यादा करनी है, तुम्हें पढ़ाई ज्यादा करनी है, हाँ, तो बच्चा भूख ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, मम्मी को खूब सारा खाना बनाना पड़ेगा, पापा को बाहर से खूब सारा फूड लाना पड़ेगा। तुम्हें खूब पढ़ाई करो, बुक की जरूरत ज्यादा है, पापा को खूब सारा बुक लाना पड़ेगा। लॉजिक, सेल को ज्यादा काम करना है तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो राइबोसोम ज्यादा चाहिए, और राइबोसोम ज्यादा चाहिए तो न्यूक्लियोलस ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम का पार्ट बनाता है। न्यूक्लियोलस में सबसे अच्छा लाइन ये बच्चा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई बच्चा मेम्ब्रेन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन लेस है ना, इसलिए एनसीईआरटी में पढ़ना दोनों मिक्सिंग हो जाता है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म का सब्सटेंस न्यूक्लियोलस आपस में मिक्स करते रहते हैं, क्योंकि बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये चीज याद होना चाहिए। तो मेरे वैसे यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोलस क्या है? मेम्ब्रेन लेस है। इसके अंदर में लगातार आरआरएनए बनते रहते हैं, और बाहर से प्रोटीन आते रहते हैं। आरआरएनए और प्रोटीन को ये मिक्स करेगा, ये फैक्ट्री है, जोड़ेगा, और राइबोसोम के सब यूनिट बनाएगा। बना दिया, बनाने के बाद बाहर भेज देगा, जा बाहर जा, तू 40s बाहर जा, 60s बाहर जा, और वहां नया राइबोसोम बन जा। तो राइबोसोम के टुकड़े सब यूनिट न्यूक्लियोलस बनाएगा। नंबर वेरी करे, साइज भी वेरी करेगा, ज्यादा चाहिए साइज को बड़ा कर दो,
चल यहां तक क्लियर है सर, ठीक है। अब कोई स्मार्ट बच्चा है, नहीं जानना है, पहले मैं ना करूं, नहीं जानना है। न्यूक्लियोलस को एक साइंटिस्ट है फोंटाना साहब, उन्होंने डिस्कवर किया। तुम्हें नहीं जानना है फोंटाना साहब के बारे में, एनसीईआरटी में नहीं है, भूल जाएगी। फोंटाना साहब के बारे में भूल जाएगी, तो होंगे कोई फोंटाना साहब, हमारे मतलब का नहीं, ठीक है। उन्होंने न्यूक्लियोलस को पहली बार देखा होगा, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इस न्यूक्लियस के अंदर में कुछ बच्चा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो, डीएनए होगा। अब तो मेन डीएनए के बारे में बात करना है ना, तो ध्यान से सुनना। ये बच्चा एक डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड एक डीएनए, इसे क्रोमैटिन कहेंगे, CHROMATIN, ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन डीएनए यानी क्रोमैटिन। ऐसे से 46 होंगे, ऐसे से कितने डीएनए हमारे अंदर में, यानी क्रोमोसोम जिसे तुम बोलते हो, 46 है। लेकिन ये 46 बच्चा उलझे हुए है, देखिए ये एक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर सारे के सारे डीएनए यानी क्रोमैटिन उलझे हुए हैं, नेट के तरह बिखरे पड़े। ऐसा नहीं है बच्चा क्रोमोसोम की तरह नहीं दिखेगा, अभी भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला। जहां पर डीएनए जो है वो बिखरे हुए नेट की तरह। क्या 46 तुम पढ़ सकते हो? क्या दिख रहा है तुम्हें 46? क्या नहीं सर, क्या दिख रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, सब धागे नुमा दिख रहा है। तो ये जो धागा नुमा नेट लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसे हम लोग कहते बच्चा क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन नेट या क्रोमैटिन फाइबर। सर क्या है इसके अंदर में, तुम बताओ क्या होगा क्रोमैटिन नेट पे? मेन चीज होगा, यानी कि इसके अंदर में क्या होगा भाई, डीएनए। डीएनए पे कैसा चार्ज, डीएनए पे सर चार्ज नेगेटिव। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बोलो कौन सा प्रोटीन, याद आया? जैसे ही मैं बोलता हूँ दिमाग का दरवाजा खुलना चाहिए। हाँ सर, हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पर जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करेगा। हाँ, लेकिन बच्चे केवल हिस्टोन प्रोटीन नहीं, हिस्टोन प्रोटीन के अलावा यहां पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, NHP भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है। हिस्टोन तो है, ये मैंने पहले भी बताया है, आज नया चीज बता रहा हूं। हिस्टोन प्रोटीन तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो, और कुछ आरएनए भी होंगे। ये चारों मिलकर के क्रोमैटिन बनाएंगे, ये चारों मिलकर के एक्चुअली में क्रोमैटिन बनाएंगे। हाँ सर कौन कौन, तुम बताओ। अंदर में डीएनए होगा, ठीक है, डीएनए धागा, लेकिन ये नेट की तरह होगा। सर डीएनए को जोड़ के कौन रखेगा? दो तरह के प्रोटीन बच्चे, मैंने एक पहले बताया था हिस्टोन प्रोटीन, एक नया चीज बता रहा हूं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और कुछ होंगे आरएनए। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन नेट। सर आपको कैसे मालूम? नहीं मालूम मुझे, ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन एक साइंटिस्ट थे ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चा फ्लेमिंग। जब चैप्टर आप न्यूक्लियस वाला टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा तो एक साइंटिस्ट का नाम आएगा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने पहली बार इसको कलर करके देखा, उन्हें मालूम था ये एसिड नेचर का होता है, ये अंदर में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड नेचर का होगा। तो उन्होंने एक बेसिक डाई यानी कि एक बेस ऐड किया, क्योंकि उन्हें देखना था अंदर में एसिडिक सब्सटेंस है, एसिड डालोगे तो थोड़ी ना रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस डालोगे तो रिएक्ट थोड़ी ना करेगा। तो उन्होंने जानबूझ करके एक बेस डाला, अंदर में एसिड है, बेस रिएक्ट करेगा। इस डाई का नाम आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन सुन लीजिए, एसीटोकार्मीन, एसीटोकार्मीन नाम का एक डाई उसकी बेसिक था, दोनों रिएक्ट किया और कलर इमिट किया। यही कलर को देख करके उन्होंने इसका नाम क्रोमैटिन रखा, इसका नाम क्रोमैटिन रखा। तो वर्ड आएगा, ये बताइए क्रोमैटिन सबसे पहली बार किसने देखा, कैसा था नेचर वाइज? तो बोलेगा एसिडिक नेचर का था, तभी तो बेसिक डाई से रिएक्ट किया और कलर इमिट।
और कलर को देख करके बताया कि अंदर में नेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्रोमैटिन होगा। चलो यहां तक किसे किसे क्लियर है, फटाफट बोलो भाई, फटाफट बोलो, यहां तक किसे किसे क्लियर हो गया? सारा एनसीईआरटी का है, स्मार्ट बच्चा पढ़ लिया होगा पहले ही। जो स्मार्ट बच्चा होता है वो पहले से थोड़ा सा पढ़ के आता है। हाँ अब देखिए मैं, ठीक है क्लास तो अभी एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको एनसीईआरटी थोड़ा सा दिखाता हूं। एक एक लाइन बच्चा एनसीईआरटी का मैंने क्लियर, एक एक लाइन मैंने बताया। अब तुम पढ़ोगे तो लगेगा अरे एनसीईआरटी इतना आसान है, एनसीईआरटी इतना आसान है। देखो क्या मैंने पहला चीज तुम्हें नहीं बताया कि न्यूक्लियस को सबसे पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, मैं थोड़ी देर बाद बताया कि अंदर में कुछ मटेरियल्स है, उसे बेसिक डाई से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अंदर में जो मटेरियल है डीएनए वगैरह है वो एसिड नेचर के होते, तो उन्होंने क्या किया, बेस डाला, डाई मतलब कलर, स्टेन, दोनों रिएक्ट कर गया और कलर दे दिया। इसी का नाम दे दिया गया क्रोमैटिन। इसका क्या नाम दिया, क्रोमैटिन, साइंटिस्ट का नाम फ्लेमिंग। सेकेंड, अब देखिए क्या न्यूक्लियोलाई, छोड़ दीजिए, एक पैराग्राफ अभी आ रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन छोड़ दीजिए उसको। क्या न्यूक्लियोलाई समझ में आया? न्यूक्लियोलस सिंगुलर फॉर्म, एक से ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोलाई कहेंगे। क्या पेरी न्यूक्लियर स्पेस समझ में आया? दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस होगा। मैंने सारा चीज बता दी जो भी एनसीईआरटी में दिया था। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट, ये सारा चीज करा। न्यूक्लियर पोर से दोनों डायरेक्शन में एक्सचेंज होगा, न्यूक्लियर पोर से बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है। फिर एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा, कैन यू रिकलेक्ट द नेम, कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? क्या आप ऐसे सेल के बारे में बता सकते हैं जहां न्यूक्लियस का नंबर पर सेल एक से ज्यादा हो? तो लिहाज सर याद होगी हमें, मसल सेल, स्लाइम मोल्ड्स, अभी नहीं पढ़ रहे, और कुछ फंगस होते हैं, पता नहीं भूल गए, फाइकोमाइसिटिस भूल जाइए, कुछ फंगस होते हैं जिसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। सेकेंड, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, इसमें बड़ा बच्चा कंफ्यूज हुआ है, अरे भाई आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहते हैं, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहते हैं, कुछ नया चीज नहीं। आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स। सर मेनी क्यों लिखा है, क्या सारे मैमल्स में नहीं होते, क्या सारे मैमल्स में नहीं होते? तो सुन लीजिए, जूलॉजी वाले सर बताएंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को बोलेगा हमें तो पहले से मालूम है, कैमल, कैमल और लांबा ये पाया जाता है, भेड़ की तरह होता है लांबा, थोड़ा रिसर्च करना इसके ऊपर। उनके अंदर में आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, यानी ये एक्सेप्शन है। कैमल के अंदर में आरबीसी में न्यूक्लियस होगा। एक लांबा नाम का ऑर्गेनिज्म होता है जो भेड़ की तरह होता है, कश्मीर वगैरह में पाया जाता है, हमने